दोस्तों, कहा जाता है एक औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है और एक औरत ही घर को नर्क बना सकती है। दोस्तों, एक बेटी जो दिल से अपनी माँ और बहन को सम्मान और प्यार देती है, वही सम्मान और प्यार ससुराल में अपनी सास और ननंद को क्यों कम पड़ जाता है। ये कहानी इसी पर आधारित है। अरे मम्मी, क्या बताऊं, अब त्योहार का नाम सुनते ही मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। अब बताओ, दिवाली आ रही है, कितनी साफ सफाई करनी होगी और कितनी ही चीजें बनानी होंगी। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर मैं शहर में बस पति और बच्चों के साथ रहना चाहती थी कि सब कुछ बाजार से खरीद लाऊंगी। पर नहीं, ससुर जी क्या गुजरे, तुम्हारे दामाद ने तो मेरे सिर पर अपनी माँ और बहन को लाकर ही पटक दिया। किसी तरह ननंद की तो शादी हो गई, पर यह बुढ़िया तो मेरे कलेजे पर बैठी है, ना जाने कब मरेगी। रोशनी अपनी माँ कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, मुझे नहीं लगता तेरी सास इतनी जल्दी मरने वाली है। देखा नहीं तूने, तेरे ससुर जी बिल्कुल स्वस्थ थे, वे कैसे झटपट निकल गए। और तेरी सास को कितनी बीमारियां हैं, पर देख कैसे आराम से बैठी है। और बेटा, तू त्योहार में अकेली क्यों खटेगी, अपनी सास से भी करवा कुछ काम। मैं तो कहती हूँ दिवाली से पहले अपनी ननंद अंजलि को भी बुला ले और दोनों माँ बेटी से पूरे घर की साफ सफाई करवा ले। फिर किसी न किसी बहाने ननंद अंजलि को वापस भेज देना। रोशनी बोली, सही कहती हो माँ आप। मैं अभी अंजलि को उसकी माँ से मिलने के बहाने बुलाती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दामाद को इस बारे में पता चल गया तो। कमला जी बोली, बेटा तुम बिल्कुल मेरी तरह सीधी सादी हो, बहुत ही जल्दी डर जाती हो। अरे, यह सब बातें हम दोनों के बीच में हैं, तो दामाद जी को कैसे पता चलेगा। तुम भी ना। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। रोशनी अपनी सास राधा जी से बोली, मम्मी जी, बहुत दिन हो गए अंजलि यहाँ नहीं आई, कुछ रोज के लिए उसे बुला लीजिए, आपका भी मन लग जाएगा। राधा जी बोली, बहू, उसका आना तो मुश्किल होगा, पूरे घर की जिम्मेदारी वह अकेले ही संभालती है। रोशनी बोली, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं घर नहीं संभालती, मैं भी तो सब कुछ करती हूँ, फिर भी अपनी माँ के लिए वक्त निकाल लेती हूँ। हाँ, वह बात अलग है कि कुछ बेटियां बस लेना जानती हैं, सब मेरी जैसी नहीं होती। देख लीजिए, फिर मत कहिएगा कि बहू ननंद की इज्जत नहीं करती। राधा जी ने अंजलि को फोन किया और बोली, बेटा बहुत दिन हो गए, तुम मुझसे मिलने नहीं आई। अंजलि बोली, माँ, दशहरा की ऑफिस और स्कूल की छुट्टी है, तो मैं शनिवार को आ जाऊंगी, फिर 2 दिन आपके साथ ही रह लूंगी, ठीक है। हफ्ते भर बाद अंजलि अपने मायके आई। रोशनी ने अंजलि को चाय नाश्ता सब कुछ दिया, तो राधा जी और अंजलि दोनों हैरान रह गई। रोशनी बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों के लिए कभी कुछ करती ही नहीं हूँ। अंजलि बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं, आप कहो तो मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। रोशनी बोली, नहीं नहीं दीदी, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर रोशनी रसोई घर में चली गई और सोचने लगी कि अब कैसे इनसे घर के काम करवाऊं। अगले दिन रोशनी सर पर दुपट्टा बांध रसोई घर में आई, तो राधा जी बोली, अरे बहू, क्या हुआ। अब क्या बताऊं मम्मी जी, कल रात से चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से घर में इतना काम है, कैसे होगा। तब राधा जी बोली, क्या काम है बहू। रोशनी बोली, मम्मी जी, आप भूल रही हैं, दिवाली आने वाली है, सारी साफ सफाई बाकी है, पर्दे धोने, जाले साफ करने और रसोई की भी सफाई करनी है, कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तभी अंजलि कमरे से बाहर निकली और बोली, अरे भाभी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं और माँ सारी साफ सफाई कर लेंगे। और यहाँ तक रही बात खाने की, तो मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। रोशनी बोली, नहीं नहीं दीदी, आप कैसे काम करवा सकती हैं, मैं, मम्मी जी को बुरा लग जाएगा। अंजलि बोली, अरे नहीं लगेगा भाभी, आप जाओ आराम कर लो। रोशनी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। अंजलि और राधा जी एक एक करके सारा काम करने लगी। रात तक काम खत्म हुआ,
तब तक रोशनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। राधा जी अंजलि से बोली, बेटा छोड़ दे ये काम, मैं जानती हूँ यह सब बहू की चाल है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। अंजलि बोली, कोई बात नहीं माँ, भाभी के लिए हम पराए हैं, पर मेरे लिए घर और घर वाले अपने हैं, फिर काम करने में कैसी शर्म। राधा जी बोली, यह बात तो सही है बेटा, पर बहू के लिए उसके मायके वाले अपने और हम पराए क्यों हो जाते हैं। अंजलि बोली, कोई बात नहीं माँ, लगभग सारा काम खत्म हो गया है, बस पर्दे ही धोने रह गए हैं, वो मैं कल सुबह जल्दी उठकर धो दूंगी। जाइए अब आप भी आराम कीजिए, मैं रात का खाना बना देती हूँ। बेचारी अंजलि सोच रही थी, बिटिया मायके जाती है तो आराम से 2 दिन वहां बिताती है, पर यहाँ तो मानो उसकी रेल हुई हो गई थी। लेकिन अपनी माँ के लिए वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। अगले दिन अंजलि ने घर के सारे पर्दे धो दिए, सुबह का नाश्ता बना दिया। अंजलि चाय लेकर जब भाई के दरवाजे पर दस्तक देने गई तो रोशनी बोली, क्या हुआ दीदी, क्यों दरवाजा पीट रही हैं? छुट्टी का दिन है, आपके भाई को एक दिन तो मिलता है, और आप हैं कि। अंजलि बोली, भाभी सुबह के 11 बज गए हैं, मैंने नाश्ता बना दिया है, मुझे लगा चाय दूंगी तो आप लोग जाग जाएंगे। रोशनी बोली, ठीक है, अगर नाश्ता बनाया भी है तो अकेले मेरे लिए तो नहीं, अपनी माँ, अपने भाई और अपने घर के लोगों के लिए ही बनाया है, फिर जताने की क्या जरूरत है। तभी अंजलि का भाई अविनाश बोला, अरे अंजलि बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। अंजलि बोली, नहीं भाई, अब माँ को भी नाश्ता करवा देती हूँ, फिर मैं भी निकलूंगी। और भाभी घर के सारे पर्दे और सोफा कवर धोकर मैंने धूप में डाल दिए हैं, बस आप उठा लीजिएगा, क्योंकि मुझे अब ससुराल के लिए निकलना है। अविनाश बोला, अंजलि तुम सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। अंजलि बोली, भाई ये मेरा अपना घर नहीं है क्या, भला अपने घर में काम करने से कैसी शर्म। कुछ बहुएं होती हैं जो अपने मायके वालों को अपना और ससुराल वालों को पराया समझती हैं, पर मेरे लिए तो जैसा मेरा ससुराल वैसा ही मेरा मायका। चलो अब माँ को नाश्ता करवा देती हूँ। माँ को खाना खिलाकर, दवाई देकर और उनकी सभी चीजों को व्यवस्थित करके अंजलि ससुराल जाने लगी तो राधा जी की आंखें नम थीं। रोशनी तो अपने कमरे से बाहर निकलकर झांकने तक नहीं आई। राधा जी बोली, देखा मैंने कहा था ना, रोशनी हमसे बस काम निकलवाना जानती है। अंजलि मुस्कुराती हुई बोली, माँ छोड़ो उन बातों को, जैसी जिसकी सोच, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अंजलि अपने ससुराल के लिए निकल गई। अगले दिन रोशनी को उसकी माँ कमला का फोन आया तो रोशनी हंसकर उन्हें सारी बात बता रही थी। बगल वाले कमरे में बैठी राधा जी यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई। उनकी आंखें भर आई। ये कैसी बहू है जो अपने मायके वालों को अपना और हमें पराया समझती है। समय बीता। कुछ ही दिनों बाद अंजलि के ससुर जी का देहांत हो गया, जिस वजह से राधा जी यहाँ दुखी थी। शाम में रोशनी राधा जी से बोली, मम्मी जी इस बार गुजिया, नमक पारे और मठरी भी बनानी है। अब यह मत कहिएगा कि आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है। राधा जी बोली, बहू तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो ना अंजलि के ससुर जी का देहांत हो गया है, ऐसे में हम त्योहार कैसे मना सकते हैं। उसके घर में मातम है और हम अपने घर में दिवाली मनाएंगे। रोशनी बोली, तो ससुर जी तो उनके मरे हैं, मेरे नहीं, मैं अपने घर में त्योहार क्यों नहीं मना सकती। वैसे भी बेटी के ससुराल में अगर मौत हो जाए तो क्या मायके वाले साल भर तक मातम ही मनाते रहेंगे। और इस बात को कितने दिन हो गए हैं, आप बस बहाने ढूंढती हैं। आपको पता है ना बाजार में मिठाइयाँ कितनी महंगी मिलती हैं। अरे ऐसे क्या आप लोगों का खर्चा कम है जो आप अपने बेटे की जेब ढीली करने में लगी हैं। चलिए और तैयारी कीजिए। राधा जी दुखी मन से बहू के साथ रसोई में चली गई। रोशनी ने सारा सामान निकाला, पल भर राधा जी के साथ बैठी, फिर कुछ बहाना बनाकर वहां से उठकर चली गई। नमक पारे मठरी सब कुछ राधा जी ने अकेले ही बनाया। फिर बहू को आवाज लगाई और बोली, बहू गुजिया अकेले से नहीं बन सकती, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। रोशनी बोली,
खाते वक्त तो आपको किसी की मदद नहीं ढूंढनी पड़ती है। ना जाने क्यों अंजलि दीदी के ससुर को भी अभी मरना था। दिवाली के बाद नहीं मर सकते थे? कम से कम वे यहाँ आकर आपकी मदद तो कर देती। चलिए, आप गुजिया बनाकर देती जाइए, मैं तल देती हूँ। त्योहार के दिन रोशनी ने प्लेट में सारी मिठाइयाँ सजा कर रख दी। जैसे ही राधा जी बाहर आई और मिठाइयों पर नजर डाली, रोशनी बोली, खबरदार, बिना मुझसे पूछे कुछ मत खाइएगा। ऐसे भी आपको शुगर है। आपके लिए मैंने अलग से डिब्बे में कुछ बतासे रख दिए हैं, उसी से मुंह मीठा कर लीजिए। इतना कहकर वह लोगों को मिठाई देने चली गई। वक्त बीता, नया साल आने वाला था। एक दिन रोशनी को कमला जी का फोन आया कि उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शाम में रोशनी अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मैं कुछ रोज के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा। राधा जी बोली, बहू, कुछ दिनों बाद वापस आ जाना, नया साल भी आने वाला है। और तुम तो जानती हो घर में पूजा होती है। रोशनी गुस्से से चिल्लाई, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पापा की वहाँ तबीयत ठीक नहीं है और आपको नए साल की पड़ी है। अरे, आपकी बेटी का ससुर मर गया तो आप दुख मनाती हैं, और मेरे पिता की तबीयत खराब है तो आपको त्योहार मनाना है। आपको इस घर में रहना है या नहीं, या घर से निकाल दूं? अविनाश रोशनी से बोला, तुम माँ से ये किस तरीके से बात कर रही हो? रोशनी बोली, तुम्हारी माँ सटिया गई है। अपनी बेटी का घर उन्हें अपना लगता है और मेरे माँ बाप इन्हें बुरे लगते हैं। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और ये मैं कह रही हूँ, जैसे तुम इन्हें यहाँ लेकर आए थे वैसे ही वापस गांव भेज दो। इनकी शक्ल देखने की मेरी इच्छा नहीं होती। मनहूस कहीं की, जब से आई है मेरा जीना हराम करके रख दिया है। गुस्से में बड़बड़ाती हुई रोशनी अपने मायके चली गई। अविनाश बोला, माँ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो जानती हो वे कितने गरम मिजाज की है। राधा जी बोली, बेटा, मेरा एक काम करेगा? अविनाश बोला, हाँ माँ, बोलो। मुझे सच में गांव पहुंचा दे बेटा। वहाँ घर है, खेती बाड़ी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बाबूजी के साथ वहाँ जितना भी वक्त बीता बड़े सुख से रहती थी। यहाँ मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बस इतना ध्यान रखना, इसी शहर में तुम्हारी बहन है तो बस उससे मिलने जुलते जाते रहना। अविनाश ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राधा जी बोली, बेटा, अगर तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो सही में मुझे गांव पहुंचा दो। वहाँ कम पैसों में भी मेरा गुजारा हो जाएगा। वहाँ मैं सम्मान से जीऊंगी। इतना कहते कहते राधा जी की आंखें भर आईं। अविनाश को भी सही लगा। वह बोला, ठीक है माँ, रोशनी को आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें गांव पहुंचा दूंगा। 4 दिन बाद रोशनी वापस लौट आई तो राधा जी का सामान बंधा हुआ देखा। वह कमरे में जाकर अपने पति से बोली, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अविनाश बोला, माँ गांव जाना चाहती है। वैसे भी तुम्हारी उनसे जमती नहीं है, इसीलिए फैसला किया है कि माँ को वहीं छोड़ आऊं। रोशनी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर यह चली गई तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। अविनाश बोला, तुम माँ को बस उनसे काम करवाने के लिए यहाँ रखना चाहती हो। रोशनी बोली, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर वे गांव गए तो सोच लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अविनाश बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? रोशनी बोली, तुम्हारे गांव वाले इसी ताक में बैठे हैं कि कब वह गांव आए, ताकि वे लोग, तुम्हारी बहन, मिलकर उन्हें हमारे खिलाफ भड़काएं। फिर या तो तुम्हारी माँ सब कुछ तुम्हारी बहन के नाम कर देगी, या फिर जो उनकी सेवा करेगा उसके नाम कर देगी। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुछ तो हमारे बच्चों के बारे में भी सोचो करो। अरे, जितने दिन हमने उनकी सेवा करनी थी कर दी, अब अपने बारे में सोचो। सच कहा है किसी ने, लालच का कीड़ा जब काटे तो इंसान को पता ही नहीं चलता। अविनाश के मन में भी लालच आ गया। वह राधा जी के कमरे में आकर बोला, माँ, आप गांव जाकर क्या करेंगी? वहाँ आपकी देखभाल करने वाला कौन है? और अगर आपको कुछ हो गया तो रिश्तेदार के 4 बातें अलग सुननी पड़ेंगी हमको। राधा जी ने एक नजर बहू की तरफ डाली
और वह सब समझ गई। वह बोली, बेटा, पर तुम तो मेरी बात से सहमत थे, फिर अब क्या हो गया? रोशनी बोली, नहीं मम्मी जी, हम आपको अकेले वहां नहीं भेज सकते, वहां आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। राधा जी बोली, पर बहू, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं खुद को किसी पिंजरे में कैद पंछी जैसा महसूस करती हूँ। रोशनी एक पल को रुकी और कुछ सोचकर बोली, ठीक है, हम आपके रहने की ऐसी जगह इंतजाम करेंगे जहां आपका मन भी लगेगा। फिर तो ठीक है, पर 2-3 दिन रुक जाइए, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा आपको बता दूंगी। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। कमरे में जाकर आराम करने लगी। राधा जी को बहू की बातें खटकने लगी। इन्हें शक हुआ कि कहीं बहू के दिमाग में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, क्योंकि अभी अभी वे अपने मायके से होकर आई थी। रात में अविनाश बोला, तुमने माँ से कह तो दिया, पर कहाँ भेजोगी उन्हें? अंजलि के घर में तो पहले से ही उसकी सास रहती है। रोशनी बोली, वह मुझे भी मालूम है, तुम्हारी बहन बस लेना जानती है, करना तो कुछ जानती नहीं। क्यों ना उनको वृद्धाश्रम भेज दें, लेकिन उससे पहले जमीन और घर के कागजातों पर उनसे साइन करवा लो, ताकि बाद में परेशानी ना हो। राधा जी का शक सही निकला। उन्होंने अपनी बेटे बहू की सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया और बोली, अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं अकेले फैसले ले सकूं। अंजलि बोली, माँ, आपने क्या फैसला लिया है और आप क्या करने का सोच रही हैं? राधा जी बोली, यह लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं, मैं सुबह वाली बस से वापस गांव जा रही हूँ, बस तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बेटी बहू ने सोचा भी नहीं होगा कि एक कमजोर माँ इतना बड़ा फैसला ले सकती है। राधा जी का सामान तो बंधा ही हुआ था। वह सुबह सुबह घर से निकल गईं। जब सुबह 10 बजे सब उठे तो राधा जी को ढूंढने लगे, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं था। रोशनी ने अंजलि को फोन किया। अंजलि बोली, मुझसे क्या पूछ रही हो भाभी? तुमने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण माँ घर छोड़कर चली गई, और जब माँ से तुम लोगों को लगाव ही नहीं था तो उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? माँ के साथ जो तुम लोगों ने किया है, उसके बाद मेरे साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। रोशनी अविनाश से बोली, जरूर मम्मी जी ने हमारी बातें सुन ली होंगी। अविनाश बोला, नहीं नहीं, माँ को गांव जाने का बहुत मन था, हो सकता है वे गांव चली गई हो। रोशनी बोली, जल्दी से जल्दी गांव चलने की तैयारी करो, कहीं बुढ़िया कोई गलत कदम ना उठा ले। आनन फानन में रोशनी ने अपने बच्चों को मायके भेज दिया और ससुराल के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राधा जी बरामदे में बैठी 2-3 औरतों के साथ ठाके लगा रही थी। मम्मी जी, यह क्या बचपना है? आप हमें बिना बताए घर से निकल गईं और यहाँ मजे से रह रही हैं। बुढ़ापे में लोग सटिया जाते हैं, यह तो सुना था, पर आपकी तो मति भ्रष्ट हो चुकी है। एक महिला बोली, हे भगवान, अपनी सास से कैसे बात कर रही है? इसीलिए राधा बहन यहाँ आ गई। दूसरी बोली, जब ये हम सबके सामने अपनी सास से ऐसे बर्ताव कर रही है तो सोचो अकेले में उनकी क्या हालत करती होगी। अविनाश बोला, माँ, आपसे हमें ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। राधा जी ने अविनाश को एक थप्पड़ जोरदार लगा दिया और बोली, मुझे भी तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अविनाश बोला, आप कहना क्या चाहती हैं माँ? राधा जी बोली, तुम दोनों मेरी संपत्ति हड़प कर मुझे वृद्धाश्रम भेजने के चक्कर में थे ना। अरे, जिन रिश्तेदारों को तुम लोग गालियां दे रहे हो, उन्हें बस मैंने एक खबर की और देखो, घर की साफ सफाई, खाना पीना, सबका इंतजाम उन लोगों ने मेरे लिए करके रखा। रोशनी बोली, उन्होंने किसी लालच में यह सब इंतजाम किया होगा, तुम क्या मुझे पता नहीं है? और एक बात जान लीजिए, बिना हमें बताए आप किसी को कुछ नहीं दे सकती। राधा जी ने दूसरा थप्पड़ बहू के गाल पर जड़ दिया और बोली, तू होती कौन है मुझ पर अपना अधिकार जमाने वाली? अरे, जो अपने मायके वालों को अपना और हमें पराया समझती हो,
उसे संपत्ति में कैसा हिस्सा मिल सकता है? जाओ अपने मायके वालों से हिस्सा मांगो। और यह मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरह इंसान के रूप में लालची भेड़िए नहीं हैं। और तुम भी सुन लो अविनाश, जो फर्ज निभाता है वही हिस्सा पाता है। तुम्हारे हिस्से का जो भी होगा वह तुम्हें मिल जाएगा, पर मेरे मरने के बाद। रोशनी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? राधा जी बोली, अगर सुनना चाहती हो तो साफ साफ सुनो। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी संपत्ति मेरी होगी। मरने के बाद खेत और जमीन का आधा हिस्सा तुम दोनों भाई बहन को मिल जाएगा। रोशनी झट से बोली, और ये हवेली? राधा जी बोली, यह मैं अपनी बेटी के नाम कर रही हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद वह यहाँ वृद्ध औरतों के लिए वृद्ध आश्रम बनाए। रोशनी बोली, वाह, बेटी को जमीन और खेत में हिस्सा, और ये हवेली, और हमें इतना कम, जबकि आप हमारे साथ रहती थी। राधा जी बोली, बेशरम औरत, साल भर की खेती का जो पैसा आता था वह कौन रखता था? बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली, निकलो यहाँ से तुम दोनों। यही व्यवहार रहा तुम्हारा तो जो दे रही हूँ वह भी नहीं दूंगी। देखती हूँ तुम्हारी ननंद के साथ कैसा व्यवहार रहता है, फिर मैं निर्णय लूंगी कि वह आधा हिस्सा भी तुम्हें मिलना चाहिए कि नहीं। अब चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अविनाश हाथ जोड़कर माँ से माफी मांगता रहा। राधा जी ने उसे माफ नहीं किया और उठकर वहां से चली गईं। अविनाश ने रोशनी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब यहाँ से। ज्यादा लालच का नतीजा यही होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था शराफत से माँ को गांव जाने दो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब दोनों वहां से आखिरकार खाली हाथ लौटना पड़ा। दोस्तों, बूढ़ी माँ आखिर अपनी बहू से क्या मांगती थी? थोड़ी सी दया, प्यार, सम्मान और इज्जत। जब वह भी उसे नहीं मिला तो उसे इतना कड़क फैसला लेना पड़ा। आप बताइए, क्या बूढ़ी माँ ने सही किया या गलत? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, जिससे कोई भी माँ बाप ये गलती ना कर सके कि अपने होते होते अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दे। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम दोस्तों।